नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत कर रहे हैं और इन्वायरमेंट विषय में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन से रिलेटेड मैंने आपको एक पार्ट वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसेज कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इन मुद्दों पे मैंने तमाम सारी बातचीत किया था आप लोगों के साथ। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की दूसरी पार्ट के साथ आपसे मिले हैं और हम लोगों का टॉपिक आज चलने वाला है वैश्विक तापन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। वैश्विक तापन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ तात्पर्य ये है कि जो मेरा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इस पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण जैसी तमाम सारी समस्याएं हमारे पर्यावरण से संबंधित थी। लेकिन इस बात की जानकारी ना तो राजनीति को था और ना ही इस बात की जानकारी बच्चों को किताबों में उपलब्ध करवाया जाता था। पहली बार वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि हम लोग पर्यावरण जैसी समस्याओं से क्षतिग्रस्त दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। इन पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों को वैश्विक धरातल पर समस्त देशों के साथ बैठक करना चाहिए और बैठक करके हमें इस पर्यावरण से बचने के लिए कुछ निदान करना चाहिए। यही संकल्पना को लेकर पहली बार 1972 का वो समय था जब पर्यावरण जैसे मुद्दों पे सम्मेलन की शुरुआत किया गया। ये जो सम्मेलन चला था पर्यावरण का, ये स्टॉकहोम में चला था और 5 जून का वो समय था जब उसी समय हम लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि हम लोग पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। यहाँ दिवस लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए। इसके अलावा देखा जाएगा तो 1972 का ही वो समय था जब हम लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे सुनवाई की जाती है वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अस्तित्व में 1972 के समय आया और 1972 के समय जब पर्यावरण के मुद्दों पे सम्मेलन की शुरुआत हुई थी तो लगभग 119 देशों ने उसमें अपनी भागीदारी लिया था। 1972 के बाद 1982 में हम लोगों ने फिर एक बार बैठक किया। बैठक तो कई बार चल रहे हैं, बीच बीच में होते रहे, हम लोग बस मुख्य बातों को देखते चलेंगे। 1982 का जो बैठक था पर्यावरण के संबंध में, इस 1982 की बैठक नैरोबी केन्या के नैरोबी में करवाया गया और इस समय कोई खास मुद्दा नहीं लिया गया था पर्यावरण के संबंध में। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया कि हम लोग पर्यावरण जैसे मुद्दों को संरक्षण देने के लिए हर 10 साल पे एक बार बैठक करेंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया था 1982 में। 1982 के बाद 1988 का वो समय था जब पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का गठन किया था। जो संगठन था हम लोगों का जो संगठन था वो था IPCC, इंटर गवर्नमेंट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेज। इस संगठन का हम लोगों ने गठन किया और इसका मुख्यालय बना था, इसका जो हेडक्वार्टर बना वो था जिनेवा। लगभग विश्व के 195 देशों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाया था और IPCC जो है अभी तक का जलवायु परिवर्तन पे रिपोर्ट देने वाली भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। विश्व की सबसे बड़ी संगठन IPCC है जो जलवायु परिवर्तन पे निरंतर अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है, इंटर गवर्नमेंट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संगठन को 2007 में जाकर के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। तो इतनी बातों को आप 1988 से संबंधित जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और ऑर्गेनाइजेशन से आप याद रखिएगा। 1988 के बाद यदि देखा जाए तो पर्यावरण जैसे मुद्दों पे जो बैठक चल रही है वो 1992 की थी और 1992 की जो बैठक है, इस 1992 के बैठक में विश्व के लगभग सभी देश शामिल हो रहे हैं और विश्व के सभी देश जो शामिल हो रहे हैं इसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के, यानी पूरी पृथ्वी को समझिए, पूरी पृथ्वी का एक तरह से सम्मेलन चला था
और ये जो सम्मेलन चला था इसका एजेंडा जो रखा गया था 21वें नंबर का था, एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। 1992 के बैठक में एक संगठन का गठन किया गया था, जो संगठन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संगठन का गठन किया गया और UNFCCC जो है इसको कहा गया कि आप प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन कराइएगा। इसी 1992 की बैठक में हम लोगों ने 3 विषयों पे विशेष करके बल दिया। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये बल दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि सतत विकास जैसे मुद्दों पे बातचीत हम लोगों ने किया था। इसको हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया, ये भी हम लोगों का एक चैप्टर बन के आएगा। हमने जो सिलेबस डाला उसमें आप देख लीजिएगा, वहां मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। और तीसरा जो मुद्दा रखा गया था वो ये रखा गया था कि मरुस्थलीकरण को हम लोगों को रोकना पड़ेगा ताकि उपजाऊपन भूभाग हो पावे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा पावे। तो मरुस्थलीकरण जो है, यह मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है। इसको मैं समझाऊंगा भी, आगे सब टॉपिक बन के आएंगे। अभी हम लोग बस वैश्विक जो तापन है इससे सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या घटना घटित हो रहा है। तो यहाँ हर बातों को हम लोग टॉपिक से संबंधित जो मिलेंगी उनको वहां पढ़ेंगे। 1992 के बाद 1995 में पर्यावरण वैश्विक तापन पे जो बैठक चल रहा पर्यावरण के संदर्भ में 1995 में, ये 1995 का पहला ऐसा UNFCCC द्वारा कराया गया बैठक था, जिस समय हम लोगों ने ये तय किया ये कि हम लोग हर वर्ष नियमित रूप से बैठक करेंगे और पर्यावरण जैसे मुद्दों से संरक्षण उत्पन्न कराएंगे, ताकि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 1995 में UNFCCC ने कहा कि अब हम लोग नियमित रूप से बैठक करेंगे। और जो नियमित रूप से बैठक की बात किया था उसको हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसलिए 1995 का जो कॉप था ये कॉप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप फर्स्ट था। और ये कॉप फर्स्ट जो हुआ है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये बर्लिन में सबसे पहले हुआ है। कॉप फर्स्ट का बैठक बर्लिन में हुआ। 1995 के बाद 1997 में बैठक चल रही है कॉप 3 की। कॉप फर्स्ट चला 1995 में, 1997 में कॉप 3 आ रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 आ रहा है। 2 हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोग बस मुख्य चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 1997 का कॉप 3 क्या था, उस पे हम लोग करते हैं बातचीत। इतनी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1995 के बाद 1997 में बैठक चल रहा है और 1997 की जो बैठक थी वो कॉप 3 थी। 1995 में कॉप 1 की बैठक हुई थी। 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 की बैठक हो रही है, जिसे कॉप 3 भी कहा जाता है। ये कॉप 3 जो था ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था, जिसे हम लोग कहते हैं 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल। इस 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विश्व के देशों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक भाग इसका था MX1 और एक भाग में रखा गया था MX2 करके। MX1 में औद्योगिक देशों को रखा गया था। औद्योगिक देश में वो देश आते थे जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। और MX2 में उन देशों को रखा गया जो औद्योगिक देशों में शामिल नहीं थे और ये जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे। तो MX1 और MX2 को आप कहां तक समझ पा रहे हैं बताइएगा आप, मैं कमेंट करके। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 इमिशन जो बढ़ रहा था दिन दुगुना रात चौगुना, जो CO2 इमिशन के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आती थी, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या आती थी, उस CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में 3 तरह की बातों को अपनाया गया था। मुख्य रूप से पहला कॉन्सेप्ट जो लिया गया था वो कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया वो CDM था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था। और तीसरा जो लिया हम लोगों ने वो CTM था, क्लीन टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म था। तो जरा समझते हम लोग क्या होता है कार्बन क्रेडिट और क्या होता है कार्बन टैक्स, फिर हम लोग समझते हैं क्या होता है CDM और फिर समझते हैं हम लोग क्या होता है CTM।
तो कार्बन टैक्स को समझने के लिए जनरली हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। कार्बन टैक्स के लिए मान लीजिए यूएनईपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईपी, ये यूएनईपी ऑर्गेनाइजेशन हर देश को कितना कार्बन खपत करना चाहिए इसके लिए दिशा निर्देश देता है। यूएनईपी मान लीजिए जितना कार्बन कह रहा है खपत करने के लिए, उससे ज्यादा अगर कोई देश कार्बन खपत कर देता है, कोई देश उससे कम कार्बन खपत करता है, इसी से रिलेटेड है। तो जरा इसको समझिएगा। मान लीजिए यूएनईपी ने किसी देश को एक निश्चित पैमाना दिया कि भैया आप इतने कार्बन खर्च करो, लेकिन वो देश अपने जितना निर्धारित उसको मिला उससे कम खर्च कर रहा है, कम ही खर्च कर रहा है, तो उस देश को यूएनईपी अच्छा देश मानेगा, कहेगा मैंने जितना कार्बन खर्च करने की बात किया था उससे कम खर्च कर रहा है, यानी ये देश बहुत अच्छा है, तो उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, यानी उसको सराहना दिया जाता है, वो पुरस्कार के योग्य व्यक्ति हो गया, वो देश हो गया। मान लीजिए यूएनईपी ने जितना कार्बन खर्च करने की जिम्मेदारी किसी देश को दिया है, लेकिन वो देश उस जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा कार्बन खर्च कर दे रहा है, तो उस व्यक्ति को जितना ज्यादा खर्च कर रहा है अपने मानक तौर से, जितना यूएनईपी ने दिया है उससे जितना कार्बन ज्यादा खर्च करेगा उस कार्बन को उसको टैक्स देना पड़ेगा, उस कार्बन को उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और जो टैक्स देता है उसी को कहा जाता है कार्बन टैक्स। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स को समझ पा रहे हैं। यानी कार्बन क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जितना यूएनईपी ने पैमाना रखा कि भैया आप इतना कार्बन खर्च करिए, उससे कम कार्बन हमने खर्च किया, तो हमारा देश मतलब जिस देश को कहा गया था उस देश को कार्बन क्रेडिट मिलेगा, यानी बखान होगा, गुणवत्तापूर्ण आदमी देश माना जाएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा यूएनईपी के जरूरत से ज्यादा अगर खर्च कर देंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने लिखा है सीडीएम, तो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था कार्बन क्रेडिट कार्बन टैक्स, क्योंकि देश मनबड़ होते जा रहे थे, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को लाने के लिए कार्बन टैक्स पहलू को लाया गया। कहा गया कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो देश मनमानी ढंग से कार्बन नहीं लगाएगा, जब मनमानी ढंग से कार्बन नहीं पैदा करेगा तो देश क्या करेगा, सीटीएम का प्रयोग करेगा। सीटीएम का मतलब होता है क्लीन टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, यानी कि वो देश जो अनायास तरीके से, जैसे भारत देश है ना, भारत देश जो है कोयला से बिजली बनाता है, तो कोयला से भारत देश बिजली बनाता है, तो भारत देश जो कोयला से बिजली बनाता है उससे कार्बन यूएनईपी के कहने से ज्यादा खर्च होता है भारत देश को। तो हमारा भारत देश क्या करता है, कार्बन टैक्स चुकाता है। हमारा भारत देश क्या करता है, कार्बन टैक्स भरता रहता है जो कोयला से बिजली बनाता है उस संदर्भ में। तो यही कहा गया है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा हो और कार्बन टैक्स की अवधारणा को लाया जाएगा, तभी लोग कार्बन क्रेडिट की बढ़ावा देंगे। और इसके लिए सीटीएम में यह कहा गया क्लीन टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म में कि हर देश को चाहिए कि हर देश जिम्मेदारी पूर्वक क्या करे, ऐसी तकनीकी का प्रयोग करे जो स्वच्छ ईंधन से संचालित हो। स्वच्छ ईंधन से संचालित होने वाली तकनीकी का अगर प्रयोग किया जाएगा तो निसंदेह CO2 इमिशन कम होगा, और अगर CO2 इमिशन कम होगा तो हम कार्बन टैक्स नहीं भरेंगे, और कार्बन टैक्स नहीं भरेंगे तो कार्बन क्रेडिट के लिस्ट में रहेंगे, यानी बखान के लिस्ट में रहेंगे। एक अवधारणा यहाँ मैंने लिखा है सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में, तो जरा देखते हैं हम लोग क्या होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में। सपोज करिए विश्व में बहुत सारे देश हैं, एक श्रेणी रखा गया है विकसित देश और दूसरी श्रेणी रखा गया विकासशील देश। तो विकासशील जो देश होते हैं उन विकासशील देशों के पास नई नई तकनीकी नहीं होती हैं, और नई नई तकनीकी नहीं होने के कारण वो बेचारे क्या करते हैं, अपने देश में कार्बन क्रेडिट अवधारणा को पा नहीं पाते हैं, उनके यहाँ कार्बन को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए सीडीएम में यह कहा गया है कि जो विकसित देश है, जो समझदार देश है, जो टेक्नोलॉजिकल देश है, वो अपने ज्ञान अपनी तकनीकी का प्रयोग जो कर रहा है उस ज्ञान तकनीकी को विकासशील देशों को दे, और विकासशील देश अगर उसके ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके अपने यहाँ कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे तो माना जाएगा कि ये कार्बन क्रेडिट उस विकासशील देश के पक्ष में जोड़ा जाएगा जिसने उसको तकनीकी दिया है। बात कहां तक समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई एक देश है विकासशील, एक देश है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं
ए मान लीजिए ये विकासशील देश है, ये विकासशील देश है, विकासशील है, और बी मान लीजिए ये विकसित देश है, विकसित है। तो ये विकसित देश को कहा गया कि तुम भैया अपनी तकनीकी इसको ले जाके दे दो। अगर ये तुम्हारी तकनीकी से अपने यहाँ कार्बन को बचा लेगा तो जितना कार्बन बचाएगा उतना कार्बन हम तुम्हारे यहाँ जोड़ देंगे, यानी उतना कार्बन क्रेडिट तुम्हारे लिस्ट में जोड़ देंगे तो ये उतना कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा। यही प्रक्रिया कहलाती है सीडीएम की। आप जरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मास्टर की बताई बात आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, हाँ एक बात यहाँ याद रखिएगा, एक कार्बन क्रेडिट बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम कार्बन, या कह सकते हैं 1000 किलोग्राम कार्बन या 1 मीट्रिक टन CO2 होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस क्योटो प्रोटोकॉल को जरा एक बात और यहाँ याद रखने योग्य है, जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, इस क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कनाडा जो देश था, कनाडा देश इस क्योटो प्रोटोकॉल पे अपनी सहमति नहीं दिया, और क्योटो प्रोटोकॉल पे सहमति नहीं देने की वजह से ही क्या किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाया गया। यही कारण है कि 2001 में COP7 की बैठक कराई गई थी, और ये बैठक हुआ मारेकस, मोरक्को में हुआ था। और इस बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल का रोड मैप तैयार किया गया था। रोड मैप तैयार करने का मतलब ये हुआ कि इस समय ये निर्धारित किया गया कि हम लोगों को क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए क्या क्या और कैसे करना चाहिए। इस पे पूरी तरह से हम लोगों ने क्या किया, रणनीतिक बना लिया, कैसे कैसे वायदे होंगे हम लोगों को जो प्राप्त करना है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है क्योटो प्रोटोकॉल का, ये सब बातें हम लोगों ने 2001 में तैयार कर लिया। इसलिए किया क्योंकि 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। 2001 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो COP7 की बैठक हुई थी, इसके बाद COP8 की बैठक भारत देश में नई दिल्ली में होती है। भारत के नई दिल्ली में COP8 की बैठक होती है, लेकिन यहाँ कोई बहुत ज्यादा विचार विमर्श की बात नहीं हो पाता है। 2002 के बाद 2005 में COP की 11वीं बैठक हुआ था, और ये 11वीं बैठक स्पेशल कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे ओजोन क्षरण चैप्टर में। यहाँ मॉन्ट्रियल में शहर जगह का नाम रख रहा हूँ, याद रखिएगा। ये मॉन्ट्रियल 2 जगह करके इन्वायरमेंट में आके फंसाता है। एक यहाँ ग्लोबल वार्मिंग में आ रहा है, एक ओजोन डिप्लेशन चैप्टर में आएगा, ओजोन क्षरण पढ़ाएंगे। तो वहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। 2005 के COP11 की जो बैठक हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये हुआ था, और इस समय स्पेशल क्या किया गया था, जो क्योटो प्रोटोकॉल था यहाँ हस्ताक्षर नहीं हुआ। इस क्योटो प्रोटोकॉल पे पूरी तरह से हस्ताक्षर करके इस क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करने वाला जो सबसे अंतिम विश्व का देश था वो कनाडा था। कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करने वाला सबसे अंतिम देश के रूप में माना जाता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर कर दिया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करने के बाद हम लोगों ने COP के साथ साथ एक नई कॉन्सेप्ट को लेके आया था, और वो कॉन्सेप्ट था MOP की। यानी कि पहले हम लोग चलते थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेकर के, इसी के साथ साथ एक और अवधारणा हम लोग लेके आए, मिनिस्ट्रियल ऑफ पार्टीज। तो MOP फर्स्ट की जो कॉन्सेप्ट थी वो कहाँ से आती है, परीक्षा के नजर से याद रखिएगा, वो 2005 से आती है। और वैसे जितनी बात यहाँ लिखे हैं सब की सब बात आपको परीक्षा के नजर से इम्पोर्टेंट है, और जो जो यहाँ नहीं लिखा हूँ समझाया हूँ उन बातों को चूंकि लिखना रहता है इसलिए बहुत समस्या होता है पसीना में, हम इसीलिए हम आप लोगों के लिए ऐसे करता हूँ। नहीं तो मैं सारी बातें लिख लिख के एक एक जैसे हर विषय को समझाया ऐसे समझाता मैं, लेकिन पसीना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको वीडियो को रोक रोक के आप अपने नोटबुक में सब बातों को मेंशन कर लीजिएगा। सारी बातें आपके परीक्षा के नजर में चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जब आप एग्जाम देने बैठिएगा तो खुद आप कहेंगे कि वो मास्टर सच कह रहा था। 2005 की COP के 11 बैठक में जो ये घटना घटित हो रहा है, कनाडा अंतिम देश बन के आ रहा है, और इसी समय हम लोगों ने MOP कॉन्सेप्ट को लेकर चला आया। यानी MOP फर्स्ट जो था वो कौन था, 2005 के मॉन्ट्रियल में हुआ सम्मेलन MOP फर्स्ट 1 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 2007 में COP13 की बैठक शुरू हुई, और जो COP13 की बैठक हुई थी ये MOP 3 की हुई थी।
5 में हुआ था मॉक फर्स्ट, 6 में सेकंड हुआ था, 7 में थर्ड होगा, तो मॉक 3 की बैठक यहीं पे हुआ। और इस समय कहा जाएगा, इस समय यहाँ लिख लीजिएगा, इस समय बॉली रोड मैप तैयार किया गया था। बॉली रोड मैप का मतलब यही हुआ कि क्या क्या हमें किस किस तरह से काम करना है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह बैठक जो था ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, इसीलिए बॉली रोड मैप के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी समय जो REDD प्लस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनाया है। क्या होता है REDD प्लस? तो मास्टर आप लोगों को जब सम्मेलन पढ़ाएगा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएगा, सम्मेलन पढ़ाएगा, तो आपको हर बातों को बताएगा। REDD प्लस हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ये आपके चैप्टर का हिस्सा है, वहां मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में डिस्कस करूंगा। 2007 के बाद शुरू होता है बैठक, जो हम लोगों को जानना है वो जानना है कोपेनहेग में हो रहा है 2009 की बैठक। तो हम लोग अब देखते हैं 2009 का कोपेनहेग में हुआ सम्मेलन। इतनी बातों का लीजिए आप स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2007 के बाली रोड मैप के बाद 2009 में अगली कॉप बैठक होती है, कॉप 15, जो मॉक 5 की बैठक थी, मिनिस्ट्रियल ऑफ पॉलिटिक्स की 5वीं बैठक थी। यह डेनमार्क के कोपेनहेग में आयोजित हुआ था और इस समय इसे कोपेनहेग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एक बात आप लिख लीजिएगा, इसे कोपेनहेग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये डेनमार्क के कोपेन में आयोजित कराया गया था। इस सम्मेलन का जो थीम था वो ये था कि हम लोगों को निर्वनीकरण पे रोक लगाना है, यानी कि वनों की कटाई ज्यादा नहीं करना है और साथ ही साथ वन उत्पाद पर बढ़ावा देना है, पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना है और पौधों को, वृक्षों को कम से कम काटना है। ऐसा कुछ बातचीत 2009 के कोपेनहेग सम्मेलन में हुआ था। कोपेनहेग सम्मेलन के बाद 2010 का 16वां कॉप बैठक और मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स की 6ठी बैठक थी, जो मैक्सिको के कानकून में हुआ था। यही कारण है कि इसे कानकून सम्मेलन भी कहा जाता है। और पहली बार पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए फाइनेंशियल जो फंड बना था वो पहली बार कानकून सम्मेलन में बना था और वो फंड था GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए रखने का व्यवस्था किया गया था और ये व्यवस्था किया गया था कि जो विकसित देश होंगे वो फंड में पैसे को सबमिट करते चलेंगे। विकासशील देशों के पर्यावरण जैसी समस्याएं होने पर उन लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ऐसी कुछ बातचीत 2010 के कानकून सम्मेलन में हुआ था। 2010 के बाद जो 11वीं हुई, 12वीं बैठक जो 2012 में चली, इसे हम लोग कहते हैं, ये 2012 की जो बैठक चली थी इसे दोहा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कतर के दोहा में हुआ था और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 18वीं बैठक थी और मिनिस्ट्रियल ऑफ पार्टीज की 8वीं बैठक थी। इस दोहा बैठक में स्पेशल हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल का तो क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम चरण देखा, इस समय समाप्त हो गया और लगभग किसी देश ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को पूर्ण रूप से माना नहीं था। यही वो समय था जब हम लोगों ने नाइट्रस फ्लोराइड को शामिल किया था ग्लोबल वार्मिंग गैस में। हम लोगों ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए जो जिम्मेदार गैसेज हैं उसमें तमाम सारे गैस हम लोग पढ़े थे, उसमें एक गैस को और शामिल कर लिया गया और वो था नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड गैस। नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड गैस को 2012 के कॉप 18 की बैठक में समाहित कर लिया गया और बताया गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक जिम्मेदार गैस ठहराया गया इसे। 2012 के बाद देखा जाए तो 2013 में कॉप की 19वीं और मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स की 9वीं बैठक आयोजित हुई थी और ये बैठक जो आयोजित हुआ था ये पोलैंड के वर्सा में हुआ था। यही कारण है कि इसे वर्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समय क्या किया गया था, वर्सा पैक्ट में स्पेशल GCF जो था ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस पे चर्चा किया गया था। GTT पर चर्चा किया गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा किया गया और REDD प्लस पर चर्चा किया गया था 2013 के इस वर्सा पैक्ट की बैठक में जो कॉप 19 और मॉप 9 था।
इसके बाद 2013 के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2015 की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है वो था पेरिस समझौता। तो हम लोग देखते हैं पेरिस समझौता को, और क्या था ये पेरिस समझौता की रहस्य। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2015 का जो पेरिस समझौता है यह प्रोटोकॉल नहीं था बल्कि एक समझौता था। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है प्रोटोकॉल, क्या होता है संधि और क्या होता है समझौता। ये प्रोटोकॉल नहीं था बल्कि एक समझौता था। हर एक देश को इसमें भागीदारी लेने के लिए अवसर दिया गया और सारे देशों को कहा गया आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। इस प्रोटोकॉल में औद्योगिकरण की तुलना में पृथ्वी के तापमान को कहा गया कम से कम 1.5%, 1.5 लिखिएगा, 1.5% और अधिक से अधिक 2%, 2% तक ही बढ़ने दिया जाएगा। ऐसा कुछ इस पेरिस समझौते में प्रावधान किया गया। इसके अलावा पेरिस समझौते में कहा गया कि 2050 तक जाते जाते CO2 उत्सर्जन को 50% से ज्यादा कम कर दिया जाएगा और 21वीं सदी तक जाते जाते हम लोगों को CO2 मुक्त हो जाना है। यानी कि हम लोग जितने सारे काम काज करेंगे वहां CO2 से संबंधित कोई काम काज नहीं होगा। मीन्स CO2 इमिशन को बिल्कुल हम लोग कम कर देंगे। प्रतिवर्ष का इस पेरिस समझौते में प्रतिवर्ष $100 अरब के कोष बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। और ये जो कोष बनेगा, इस कोष में आपको बता दूं मैं, जो ये कोष बनेगा, इस कोष में विकासशील जो देश होंगे जो पर्यावरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, ऐसे देशों को राहत दिया जाएगा इस कोष से। भारत ने भी 2 अक्टूबर 2016 को इस पेरिस समझौते पे जाकर के हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर करके भारत ने जो अपनी जिम्मेदारी लिया है वो ये लिया है कि मैं 2005 की तुलना में 2030 तक जाते जाते मैं अपने देश में CO2 को 33 से 35% की कमी कर दूंगा। और मैं अपने देश में जीवाश्म ईंधन जो चलाता हूं उसमें 2005 में जो मैं जीवाश्म ईंधन चलाता था 2030 तक जाते जाते मैं उसमें 40% की गिरावट दिखाऊंगा। ऐसा भारत ने भी पर्यावरण को के प्रति संवर्धित होकर के एक लक्ष्य ठाना है और भारत सरकार निरंतर इस पे काम भी करती चल रही है। चाइना सरकार ने 2005 की तुलना में 2030 तक कहा कि जो मेरी 2005 की तुलना में CO2 इमिशन होता था उसमें लगभग 60 से 65% की गिरावट करूंगा। ऐसा इसको थोपा गया समझे, और 20% जीवाश्म ईंधन पे कंट्रोल की बातचीत किया। इसके अलावा USA जो है इसको 2005 की तुलना में 2025 तक ही कहा गया है कि आप CO2 इमिशन को 26 से 28% तक की कमी करिएगा। और EU जो है यूरोपियन यूनियन को 1990 की तुलना में 2030 तक कहा गया कि CO2 को 40% तक आप कम करिएगा। ऐसा कुछ बातचीत समस्त सम्मेलनों में हुआ है। इसके अलावा 1-2 सम्मेलन और आते हैं जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसको 2019 में मैड्रिड में हुआ था, आप लिख लीजिएगा। अगला इसके बाद जो सम्मेलन है इस लक्ष्य के ऊपर, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा पहले 2019 में कहाँ हुआ है, तो ये मैड्रिड में सम्मेलन हुआ है। इससे रिलेटेड इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। मैड्रिड स्पेन में हुआ है, मैड्रिड जो है ये स्पेन में है, तो यहाँ सम्मेलन हुआ था। और 2019 के बाद 2020 में ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड में 2020 में जो हो रहा है ये ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड में। बाकी करंट इश्यूज 2021 और 2022 का भी आप डाल दीजिएगा, 2021 और 2022 का। लेकिन इस थीम पे हम लोग अभी बातचीत करेंगे क्योंकि इसके लिए मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, करंट से रिलेटेड करके उसको पार्ट 3, अभी एक पार्ट और इसको मैं लेके आने वाला हूं, तो उस पार्ट में मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि भारत जो है, ये भारत की जो कार्य योजना रखी गई है, भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो अपनी कार्य योजना रखा है वो 8 मिशन को रखा है। एक रखा है राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसमें कहा है भारत ने कि मैं 2022 तक जाते जाते 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करूंगा। राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। यहाँ हरित भारत का मतलब हरियाली भारत, मतलब पेड़ लगाएंगे सड़क वड़क पे। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परीक्षण मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य रीति ज्ञान मिशन। ऐसे मुद्दों को लेकर के भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है। इन 8 मुद्दों पे भारत की कार्य योजना जारी है।
इस यहाँ तक हमने आपको वैश्विक तापन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बातचीत किया। तो ये हम लोगों का इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक का पार्ट 2 था। और मैं आशा करता हूँ कि हम आपको A to Z हर बातों पे चर्चा किया हूँ। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। क्या इससे ज्यादा भी आपको तथ्यों का या कॉन्सेप्ट का भरमार चाहिए, या इतना सफिशियंट हमें लग रहा है कि चैनलों पे हवाबाजी जो करते हैं सब, उस हवाबाजी को तो मैंने नहीं किया, सीरियसली होकर मुद्दों को पढ़ाया। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ा अटपट लग रहा है कि मास्टर तो कोई कमेंट बाजी वाली बात नहीं कर रहा है। तो पढ़ लेना साहब, जब पढ़ लेंगे जिंदगी बन जाएगी तो कमेंट बाजी करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अभी तक के लिए मैं यहीं तक अपनी क्लास को यहीं स्थगित करता हूँ। बाकी अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।